सभी मेरे साथियों को राजरत्न मेडिकल की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस धम्मा के छठे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सिद्धार्थ की शाक्य संघ में दीक्षा होने के बाद, उनका प्रवेश होने के बाद 8 साल तक वो इस शाक्य संघ के सभी कार्यवाही में हिस्सा लिया करते थे और वो एक पक्के और समर्पित सदस्य इस शाक्य संघ के थे। 8 साल बीत चुकने के बाद उनके जीवन में, यानी सिद्धार्थ गौतम के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया जो प्रसंग शुद्धोदन के लिए, यानी सिद्धार्थ गौतम के पिता के लिए और पूरे परिवार के लिए ये बहुत ही दुखद साबित हुआ और खुद सिद्धार्थ को संकट में डालने वाला साबित हुआ। जब सिद्धार्थ उनके 28 वर्ष के आयु में थे तब एक ऐसी घटना घटित हुई जो सिद्धार्थ को मुसीबतों में डालने वाली साबित हुई। शाक्य संघ का जो राज्य था, शाक्य राज्य जो था, उसकी सीमा से सटा हुआ कोलियों का राज्य था और दोनों की विभाजक रेखा जो थी वो रोहिणी नदी थी। ये रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजन रेखा थी और दोनों में, यानी शाक्यों में और कोलियों में हर साल, हर सीजन में, जिसे हम मौसम कहते हैं, हर मौसम में खेत को जोतने के लिए कौन कितना पानी लेगा और कौन कब पानी लेगा, पहले कौन लेगा और कितना पानी लेगा, इसके ऊपर हर साल, हर मौसम में इन लोगों का झगड़ा हुआ करता था। और ये झगड़ा बहुत बड़ा स्वरूप भी कभी कभी लिया करता था, उनमें हाथापाई हुआ करती थी। तो इस तरह का माहौल उस रोहिणी नदी को लेकर हुआ करता था। जब सिद्धार्थ उनके 28वें वर्ष के आयु में थे तो इसी तरह का एक बहुत बड़ा झगड़ा ये शाक्य और कोलियों में हुआ। जब इस बात का पता चला कि शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, दोनों ओर की लोगों को मारा गया है, तब दोनों ने भी, शाक्यों ने और कोलियों ने, ये सोचा कि एक बार हमेशा के लिए ये झगड़ा, हमेशा के लिए हम लोगों को युद्ध के माध्यम से हमेशा के लिए इसको मिटा देना है। शाक्यों के सेनापति ने एक मीटिंग बुलवाई, एक सभा बुलवाई और सभा में उन्होंने कहा कि कोलिय हमेशा पानी को लेकर झगड़ा करते हैं, रोहिणी नदी को लेकर झगड़ा करते हैं। इस बार शाक्यों की पहली बारी थी, लेकिन फिर भी कोलियों ने झगड़ा किया और इसलिए हम लोगों को कोलियों को हमेशा के लिए सबक सिखाना है और इसलिए अब युद्ध के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमको युद्ध पुकारना चाहिए। और जो लोग युद्ध के लिए तैयार है वो इस सभा में जो जितने भी उपस्थित है वो इसमें हाँ भरे और हाथ उठाकर वो युद्ध को रिजोल्यूशन पास करे और युद्ध के लिए सम्मति दे। सिद्धार्थ गौतम अपनी जगह पर खड़े हुए, उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया और उन्होंने कहा कि युद्ध ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक युद्ध दूसरे युद्ध को जन्म देता है और इसलिए हम लोगों को युद्ध से बचना चाहिए। और सिद्धार्थ ने कहा कि हमको इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर में हुआ क्या था। ये क्योंकि सिद्धार्थ को पता चला था कि शाक्यों ने भी उतने ही हिंसा उन्होंने भी की थी, उतनी मारपीट उन्होंने भी की थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको इसकी जांच करनी चाहिए कि गलती किससे हुई है और ये सारी बातें उन्होंने उस सभा में। सेनापति ने फिर जवाब दिया कि हाँ, पहली गलती जो है वो शाक्यों के यहाँ से हुई थी, शाक्यों ने मारपीट की शुरुआत की थी और ये कबूल शाक्यों के सेनापति ने किया। तो सिद्धार्थ ने भी जवाब दिया कि देखिए कि गलती हमारी ओर से हुई है तो हम भी उतने ही दोषी है। तो इस मामले का हल निकालने के लिए शाक्यों की ओर से 2 लोग और कोलियों को भी कहा जाए कि 2 लोग आपकी ओर से, और ये दोनों यानी ये चारों लोग एक व्यक्ति को चुनकर एक समिति गठित करें और वो इस पानी के समस्या का हल वो ढूंढे। इस तरह का सिद्धार्थ ने प्रस्ताव रखा। सिद्धार्थ के इस प्रस्ताव का सभी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन सेनापति ने विरोध किया। सेनापति ने कहा कि नहीं, कोलियों को हमेशा के लिए सबक सिखाना चाहिए और युद्ध ही उसका एकमेव मार्ग हो सकता है। सेनापति ने इस सिद्धार्थ गौतम का जो रिजोल्यूशन था, जो प्रस्ताव था, उसको विरोध किया।
तब सेनापति ने सिद्धार्थ के प्रस्ताव पर और खुद सेनापति के प्रस्ताव पर दोनों के प्रस्ताव पर संशोधन पर सेनापति ने सभी शाक्यों से अपने अपने मत मांगे और राय मांगी, और वो वोट के आधार पर उसका निर्णय किए जाने वाला था। सिद्धार्थ का जो प्रस्ताव था वो बहुमत से वो इनकार कर दिया गया, और जो सेनापति का प्रस्ताव था कि नहीं, युद्ध करना चाहिए और कोलियों को हमेशा हमेशा के लिए सबक सिखाना चाहिए, युद्ध करके उनको सबक सिखाना चाहिए, ये जो प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने खड़े होकर सेनापति के प्रस्ताव के लिए कहा कि हम लोगों को युद्ध का प्रस्ताव है उसके लिए वोट नहीं डालने चाहिए, क्योंकि कोलिय भी जो है वो हमारे रिश्तेदार है, बहुत पुराने रिश्तेदार है, और हम लोग पहले से ही युद्ध करके इतना खर्चा हमारा हो गया है कि ऑलरेडी हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, ये कौशल राज के अधीन हो चुका है। हम लोगों को अपने निर्णय तक लेने का इंडिपेंडेंस, हम लोगों को स्वातंत्र्य नहीं है, और इसलिए हम लोगों को युद्ध से बचना चाहिए ताकि और अधिक कौशल राज के हवाले हम हमारा जो राज्य है वो ना करें। दूसरे दिन सेनापति ने एक और मीटिंग बुलवाई, सभा बुलवाई, और उस सभा का उद्देश्य था कि 20 से 50 साल तक की आयु के जो लोग हैं वो अनिवार्य रूप से इस लड़ाई में, इस युद्ध में शामिल हो, और उनकी सैनिक भर्ती के लिए ये एक निर्णय लिया जाए, ये प्रस्ताव पारित किया जाए। इसके लिए शाक्यों की ये सभा बुलाई गई। सिद्धार्थ फिर खड़े हुए और उन्होंने इस मीटिंग का विरोध किया, इस प्रस्ताव का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को युद्ध नहीं छेड़ना है, लेकिन अगर अनिवार्य सैनिक भर्ती कराई जाती है तो वो इसके विरोध में होंगे, इस अनिवार्य सैनिक भर्ती के विरोध में होंगे, और अगर अनिवार्य सैनिक भर्ती होती है तो सिद्धार्थ उसमें शामिल नहीं होंगे और वो लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। सिद्धार्थ गौतम का ये जवाब सुनने के बाद सेनापति क्रोधित हुआ और उसने सिद्धार्थ गौतम से कहा कि याद करो, जिस दिन तुम शाक्य संघ में प्रवेश कर रहे थे तो तुमने एक शपथ ली थी कि मैं शाक्य संघ को बचाने के लिए और शाक्यों को बचाने के लिए, उनके हित को बचाने के लिए तन मन धन से उसमें शामिल रहूंगा, और शाक्य जो निर्णय लेंगे मैं उसमें शामिल रहूंगा। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने इनको सेनापति को कहा कि वो आज भी उस शाक्यों के हित के लिए ही युद्ध ना करने का निर्णय ले रहे हैं, और जिस तरह से युद्ध में हम पहले से ही कौशल राज के अधीन हो चुके हैं और भी हमारी स्वतंत्रता इस युद्ध से चली जाएगी, तो इसलिए हम लोगों को ये युद्ध नहीं पुकारना है। लेकिन सेनापति ने सिद्धार्थ की एक बात नहीं सुनी, और उन्होंने सिद्धार्थ को जवाब दिया कि आपको लगता है कि शायद आपको सज़ा देने के लिए हमको कौशल राज ये राज्य हुआ करता था, उस राज्य का राजा हमको रोकेगा कि सिद्धार्थ को शिक्षा ना दी जाए। तो ये आपकी गलतफहमी है कि कौशल राज हमारे इस मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते और कोई दखलंदाजी नहीं दे सकते। इसलिए आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आप हमारे विरोध में जाकर भी आपको कोई शिक्षा नहीं होगी। तो इस तरह की जो कल्पना, इस तरह की जो बात आपके दिमाग में चल रही, तो उसको निकाल दो, हम आपको सज़ा देंगे। तो सिद्धार्थ ने कहा ठीक है, आपकी जो भी सज़ा हो मैं वो सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके इस मिलिट्री में, आपके इस युद्ध में, अनिवार्य सैनिक भर्ती में मैं शामिल नहीं होने वाला। सेनापति ने सिद्धार्थ से कहा कि आपको अगर सेना की शाक्यों की अगर बात नहीं माननी है तो उनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर फांसी पे चढ़ा देते तो सिद्धार्थ के फांसी का कारण ये कौशल राज को पता चल जाता। इसलिए सेनापति ने दूसरा मार्ग ढूंढ निकाला। सेनापति ने कहा कि अगर हम फांसी तुमको नहीं दे सकते तो तुम्हारे परिवार की जितनी भी ज़मीन जायदाद है वो सारी की सारी हम जब्त कर लेंगे, और आप सभी लोगों का बॉयकॉट, सभी लोगों का हम सोशल बॉयकॉट करेंगे, कोई भी लेन देन आप लोगों के परिवार से नहीं होगा। इस तरह का सज़ा हम आपको देंगे। जब सिद्धार्थ को पता चला कि इस तरह की शिक्षा की योजना सेनापति बना रहा है, तो सिद्धार्थ ने कहा
कि आप या तो मुझे फांसी दे दो या देश देश से निकाल दो, लेकिन मेरे परिवार का इसमें कोई दोष नहीं है। तो उनकी ज़मीन जायदाद जब्त करने के बजाय और उनको सामाजिक बहिष्कार उनका करने के बजाय आप मुझे जो सज़ा देनी है वो मुझे सज़ा दो और मेरे परिवार को इससे बाहर रखो। सेनापति ने सिद्धार्थ से कहा कि आपका जो प्रस्ताव है वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर देश से निकालना हो या फांसी देनी हो तो कौशल राज को पता चल जाएगा कि हमने आपको देश से क्यों निकाला है या फांसी क्यों दे दी है, तो हम ये प्रस्ताव नहीं कर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा प्रस्ताव था जो सामाजिक बहिष्कार और सारी संपत्ति का जब्तीकरण, ये प्रस्ताव वो सोच रहे थे। तो सिद्धार्थ ने कहा तो अगर इस तरह का अगर समस्या सेनापति के सामने है तो वो देश से निकल जाएंगे और उसके लिए कोई दूसरा हल, दूसरा मार्ग वो बताने की या ढूंढने की वो सोच रहे थे। तो सिद्धार्थ ने एक मार्ग सेनापति को बताया कि अगर देश से ही निकालना है तो परिव्रजा लेना भी एक तरह का देश निकाला ही हो सकता है। तो क्यों ना मैं परिव्रजक बन जाऊं और इस देश से चला जाऊं। तो इस तरह का एक मार्ग उन्होंने ढूंढ निकाला। लेकिन फिर भी सेनापति ने कहा कि इसमें भी एक अड़चन है। पहले आपको आपके घर वालों की यानी पिता की और परिवार की अनुमति लानी होगी। जब तक उनकी अनुमति नहीं मिलती आप परिव्राजक नहीं बन सकते। सिद्धार्थ ने उनको ये आश्वासन दिया कि मैं मेरे परिवार की जो अनुमति है वो लेकर आऊँगा, भले वो मुझे अनुमति दे या न दे, मैं दूसरे ही दिन यानी दूसरे ही दिन ये देश छोड़कर चला जाऊँगा, लेकिन आपके इस युद्ध में मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो इसी तरह से पूरी जो सभा चल रही थी, सारा निष्कर्ष यहाँ पर आकर रुक गया कि सिद्धार्थ परिव्राजक बनेंगे और वो देश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन सभा समाप्त होने से पहले एक शाक्य अपनी जगह पर उठे और खड़े होकर उन्होंने कहा कि एक समस्या और भी रह जाती है। अगर कल सिद्धार्थ उनको पूरी गारंटी है, पूरा ये विश्वास है कि सिद्धार्थ अपने शब्दों पे कायम रहेंगे और वो कल देश छोड़ के चले जाएंगे, इसके ऊपर कोई दुमत नहीं है। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ चले गए और वैसे ही युद्ध को अगर शुरुआत हो जाती है तो कौशल राज को पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ परिव्राजक क्यों बने हैं, क्योंकि वो युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे और इसलिए वो परिव्राजक बनकर वो देश से बाहर चले गए हैं। और इसलिए उस शाक्य ने एक सुझाव दिया कि सिद्धार्थ के परिव्राजक बनने के और एक्चुअल युद्ध लड़ने के बीच में थोड़ा अंतर रखा जाए, तो कुछ दिनों का गैप रखा जाए, ताकि कौशल राज जो है, कौशल राज के जो राजा है वो सिद्धार्थ के परिव्राजक बनने में और युद्ध में कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन, कोई नाता नहीं जोड़ सके। इस तरह का एक थोड़ा अंतर दोनों घटनाओं में रखा जाए। तो ये सारा मामला वहाँ पर मीटिंग में हुआ, शाक्यों की ये सभा में हुआ। ये सारी बात सिद्धार्थ घर पहुँचने से पहले सिद्धार्थ के घर पर पहुँच गई और जब सिद्धार्थ घर पहुँचे तब उनके पिता शुद्धोधन, महाप्रजापति, माता यशोधरा, ये सारे रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। और सिद्धार्थ ने ये क्या किया है, ये किस तरह का निर्णय लिया है, कम से कम यह निर्णय लेते समय वो अपने परिवार के बारे में सोचते। वो इस तरह की सारी बातें हुई। उनकी माता प्रजापति शुद्धोधन सिद्धार्थ से कहने लग गए कि अगर इस तरह का देश से बाहर ही चलना है तो वो भी सिद्धार्थ के साथ चलेंगे, सभी परिवार देश से बाहर चले जाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, आप लोग यही रहो। नंद जो सिद्धार्थ का भाई है, शुद्धोधन और महाप्रजापति का बेटा है, वो अभी बहुत छोटा है। राहुल जो सिद्धार्थ का बेटा है, सिद्धार्थ गौतम का बेटा है, यशोधरा का बेटा है, वो अभी बहुत छोटा है और इसलिए आप लोग मेरे साथ परिव्रजा में देश से बाहर नहीं चलो। फिर भी शुद्धोधन महाप्रजापति सिद्धार्थ को समझा रहे थे, क्यों ना हम कौशल राज के वहाँ उनके देश में चले जाए और उनके यहाँ पर शरण चले जाए, उनके देश में चले। तो सिद्धार्थ ने कहा नहीं, ये शाक्यों के लिए अच्छी बात नहीं होगी कि हम किसी और देश के राजा के पास जाके शरण ले रहे हैं। तो सिर्फ सिद्धार्थ को ही
ये परिवर्जा लेने की अनुमति दे और दूसरे दिन सारी कार्रवाई को शुरू करने के लिए सिद्धार्थ परिव्राजक बनकर देश से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। कल के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि सिद्धार्थ किस तरह से परिव्राजक बनते हैं और देश छोड़कर कहाँ चलते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ की परिव्राजक बनने की जो वजह है वो रोहिणी नदी के पानी की समस्या या युद्ध ये नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसके पीछे और एक वजह दी है जो सही वजह है। वो हम सिद्धार्थ के परिवर्जक बनने की असली वजह जानेंगे। 1 या 2 एपिसोड्स में ये आपके सामने आएगी कि सिद्धार्थ ने सही मायने में परिव्रजक या परिव्रजा क्यों धारण की। ये सिद्धार्थ के परिव्रजक का कारण हम जानेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।